अगर आप बात करें रोजगार की, तो स्वास्थ्य पर रोजगार भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर आपके पास रोजगार है तो रोजगार के द्वारा आप क्या है कि आप खुद देखते हैं कि अगर रोजगार व्यक्ति के पास है तो वो थोड़ा सा आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, समृद्ध रहेगा, थोड़ा मानसिक भी अच्छा रहेगा। तो हम बात करते हैं रोजगार प्राप्त रोजगार के ऊपर। तो रोजगार प्राप्त व्यक्ति उत्पाद जीवन जीता है तथा चिंता मुक्त रहता है। बेरोजगार व्यक्ति को जीवन यापन के साधन न होने से सदैव चिंता बनी रहती है। चिंता के कारण उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगता है, उसका स्वास्थ्य चिड़चिड़ा हो जाता है। रोजगार न होने से मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। भोजन, आवास व कपड़े की चिंता उसे हमेशा बनी रहती है। सुबह भोजन मिलेगा तो शाम की चिंता होती है, शाम को भोजन है तो पुनः प्रातः की चिंता बनी रहती है। अतः वह व्यक्ति या समाज अपने जीवन में आनंद नहीं पाता। अतः ऐसे में बुढ़ापा और बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो ये रोजगार के ऊपर है। रोजगार की सब मेन फैक्टर होता है। अगर रोजगार होगा तो आपके पास फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी अच्छी होगी, तो आप थोड़ा कम विचार करेंगे, सोचेंगे लेकिन थोड़ा कम सोचेंगे। आगे की बात हम करेंगे तो डी पॉइंट हमारा बैठता है राजनीतिक। हमारा राजनीतिक इच्छा शक्ति। अब आप सोचेंगे कि आखिर राजनीति का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव। राजनीतिक ऐसा नहीं है कि राजनीति सिर्फ एक मतलब देश को चलाने के लिए होती है। हमारे स्वास्थ्य पे भी राजनीति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आप उसको अगर एक छोटे से मोटिव तरीके से समझें तो बहुत आसान रहेगा। और वो मोटिव तरीका ये है कि मान लीजिए अगर आपके देश में सरकार गलत है, वो स्वास्थ्य पर कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, भ्रष्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो आपकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें वृद्धि होना और आपको रोजगार नहीं मिलना, शिक्षा का अभाव होना, और जो आपके यहाँ जो हेल्थ पॉलिसी बनाई गई है इंडिया के अंदर या जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाएगा। तो उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर राजनीतिक शक्ति से क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। देश से सत्ता संचालन या सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की इच्छा शक्ति का प्रभाव देश के हर युवा आयु वर्ग के लोगों पर पड़ता है। जिस सत्ता नियंत्रित व्यक्ति की इच्छा शक्ति अच्छी होती है, अपने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सरल कर आम लोगों को उचित सेवा देकर स्वास्थ्य बनाने का कार्य करता है। अन्यथा यह सोचकर छोड़ दिया जाता है कि स्वस्थ एक व्यक्तिगत कारण है, अतः व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की सुधार करेगा। मालिन बस्तियों, झूठी झोपड़ी जीवन यापन करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। सामान्यतः उनके पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। अच्छे पीने का पानी, शौचालय, आवास, खेल कूद की सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि का अभाव होने के कारण ऐसी बस्ती के लोग सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। इनके पास 2 वक्त के भोजन के प्रबंध के लिए अत्यधिक कठिन होता है। जैसे स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा करना उनके लिए बस की बात नहीं होती। दृढ़ इच्छा शक्ति का सत्ता संचालन मलिन बस्तियों में निवासित के लिए उचित आवास, पेयजल, जल, मल का संचुलित अपवयन की व्यवस्था करता है। प्रकाश की व्यवस्था, उचित शिक्षा की व्यवस्था हेतु स्कूल कोचिंग की स्थापना व मालिन बस्ती वालों के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर उन्हें जीवन यापन स्तर को उठा सकता है। अतः राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। मतलब आप ये मान के चलिए, अगर सत्ता पर बैठा आदमी एक सही निर्णय लेता है, एक सही डिसीजन लेता है, तो वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। आप मान के चलिए अगर देश में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी बनानी है या ये भी है, तो इसका राजनीतिक रूप से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरा। अभी हम पहले कर रहे थे वातावरण जनक में पहले कारक की बात, आर्थिक सामाजिक कारक। अब हम बात करेंगे किसके अंदर, इसी के अंदर सेकंड हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है वायुमंडल कारक। तो वायुमंडल कारक की क्या बात होगी। तो वायुमंडलिक कारक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वायुमंडलिक कारक एक होते हैं, पहला होता है अंतः बाह्य वातावरण, दूसरा होता है
देखें तो स्वास्थ्य के जो है ना दो कारक होते हैं, व्यक्तिगत कारक, वातावरण जनक कारक, और वातावरण के अंदर दो होते हैं, आर्थिक सामाजिक कारक और वायुमंडलीय कारक। यानी कि एक कारक बाह्य कारक, एक आंतरिक कारक। हम अब पहले बात करते हैं कि वायुमंडल कारक में आखिर बात किस बात की होती है। वायुमंडल परिवर्तन का भी हमारे शरीर पर स्वास्थ्य पड़ता है। हम देखते हैं कि ऋतु परिवर्तन होने से अधिक लोग सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। इसी प्रकार ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग एक साथ गर्म प्रदेश में पहुंचकर बीमार हो जाते हैं। वैसे ही गर्म प्रदेश में लोग ठंडे प्रदेश में पहुंचकर बीमार हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी एक स्रोत से जल सेवन करने वाले व्यक्ति दूसरे स्रोत का पानी पीने से बीमार हो जाता है। अतः स्वास्थ्य का प्रभाव हमारे वातावरण का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। वातावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, बाह्य वातावरण और अंतः वातावरण। आंतरिक वातावरण मतलब अंतः आंतरिक वातावरण जो आप उसको कहना चाहें। बाह्य वातावरण, हम पहले बात करेंगे बाह्य वातावरण की। बाह्य वातावरण का तात्पर्य उस वातावरण से है जिसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, मौसम इत्यादि से सभी बाह्य कारक एक भौतिक कारक है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव करते हैं। जैविक कारक जीव जंतु, जीवाणु, विषाणु, पशु, पेड़, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि इत्यादि जैविक कारण का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक धर्म, जाति, रीति रिवाज, रीति निर्धारण आते हैं। सामाजिक पदार्थों, सभ्यता व संस्कृति इत्यादि का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। बहुत सारे सामाजिक क्रियाकलापों में मदिरापान, धूमपान व तंबाकू का सेवन की प्रथा, इस कारण हमारे सामाजिक परिवेश में का व्यक्ति इन वासनाओं से चपेट में पड़ने पर स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाह्य वातावरण का मतलब होता है जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है। दूषित जल बहुत बड़ा कारण होता है। उसमें आपने देखा होगा कि अगर जल दूषित रहेगा तो वो हमारे खाना बनाने में, हमारे पानी पीने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो जीवाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो शरीर में अंदर पहुँचने पर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर सीधा हमला करते हैं, तो वे कारक हमारे बाह्य कारक में आते हैं। यानी कि आसपास की जो जगह है उनके द्वारा हमारे स्वास्थ्य पर हुआ हमला होता है, एक तरह से मान लीजिए। अब बैठते हैं आंतरिक कारक। अब आप पूछेंगे आंतरिक कारक क्या है। बाह्य कारक के साथ साथ हमारे आंतरिक कारक भी स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। हमारे आंतरिक वातावरण में हमारे शरीर के अंदर का वातावरण होता है। आंतरिक वातावरण ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले नियमित और नित्य दिनचर्या बननी चाहिए। समय पर भोजन, समय पर भजन, व्यायाम, सोना, जागना चाहिए। आहार विहार का नियंत्रण रखना चाहिए। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। शरीर के आवश्यक समस्त भोज्य पदार्थों के साथ खनिज, लवण, पानी, विटामिन उपलब्ध हो सके। यदि किसी भी भोज्य तत्व की कमी होती है तो उसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हो जाएंगे। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। आंतरिक वातावरण से सारे अंतर्गत शरीर की उपस्थित जीवाणु, विषाणु इत्यादि भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब बात करेंगे आंतरिक कारक की, जो मैंने आपसे बताया। आपको लग रहा होगा कि आप एक पेपर पे रीड करके क्यों कर रहे हैं। देखिए, किसी चीज़ को पढ़ना और किसी चीज़ को लिखना दो अलग अलग मैटर होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को लिखेंगे अपने आंसर में तो आपको इनके बारे में विस्तृत लिखना होगा। तो मैं इसीलिए हर पॉइंट को पढ़ के बताता हूँ, जो मैंने अपने नोट्स आपके लिए बना रखे हैं या मैं बना के रखता हूँ। आंतरिक कारक की बात करते हैं। आंतरिक कारक का मतलब होता है कि हमें कौन सा भोजन करना है, वो भोजन हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालता है, वो हमारा आंतरिक है। मतलब समय पर सोना, समय पर जागना और अपने आप को स्वस्थ रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भोजन भी बढ़िया करते हैं, आप एक बेहतरीन भोजन करते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर नींद, यानी जो 8 घंटे की नॉर्मल जो नींद होती है वो 6 से 8 घंटे की होती है, और 6 से 8 घंटे की नींद के अंदर अगर आप सोते नहीं हैं तो आपका जो शरीर होता है, ठीक है, शरीर जब सोता है तो ये सिर्फ इसलिए नहीं सोते हम लोग कि रात हो गई तो सो गए हम लोग। नींद जरूरी इसलिए होती है कि जब शरीर का जो सर्कुलेशन होता है, जो वर्किंग होता है, जब मस्तिष्क शांत क्रिया में होता है तो
तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो हमारे पोषक तत्व हमने लिए हैं ना, ये जो खाने के द्वारा हमने भोजन अपने शरीर को ऑब्जर्वेशन किया है, हम लोगों ने किया है, तो ये हमारे शरीर के पूरे शारीरिक तंत्र में, पूरे में ऊपर से नीचे तक ब्लड के द्वारा हमारे शरीर के हर अंग में पहुंचता है। तो नींद इसलिए नहीं कि रात हो गई तो नींद होती है तो हम इसलिए सो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्राकृतिक ने रात बनाई है तो उसका मतलब सोना इसलिए नहीं है कि हमें सोना ही पड़ेगा, रात हो गई तो सो गए। सोना इसलिए जरूरी है कि शरीर को भी रिलैक्स चाहिए, उसे भी आराम चाहिए, आपके पूरी बॉडी को देखने के लिए, आपके दिमाग को पूरी को प्रिपेयर करने के लिए कि कहाँ किस पोषक तत्व की कमी है, कहाँ किस पोषक तत्व के कारण हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। अब मान लीजिए किसी के जोड़ों में दर्द है, तो जोड़ों में दर्द का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जोड़ों में दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है कि आदमी को कैल्शियम की कमी हो रही है, और दूसरा होता है उसमें जो है एसिड, एमिनो एसिड वो बढ़ गया है। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है कि कोशिश करती है कि वो उस प्रॉब्लम को रिसोल्व करे, कहीं और से लेगी। तो क्या होगा, पहले यहाँ दर्द है, फिर दूसरी बात क्या, हाथ में दर्द होगा, फिर यहाँ होगा, तो धीरे 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 उस चीज़ को अब्जॉर्व करती है। ये बात उस चीज़ की जो मैंने आपसे बताया आंतरिक कारण की। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। वैसे तो हम लोगों ने दो चीज़ों में बात कर ली, जो वातावरण जनक कारक है उनके बारे में बात कर ली। अब आप बात करेंगे हम तीसरी चीज की, स्वास्थ्य सेवाएं। अब आप कहेंगे कि ये स्वास्थ्य सेवाएं हमारे शरीर पर सबसे बड़ा प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य सेवाएं क्यों जरूरी होती हैं, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ ताकि आपको लिखने में थोड़ी आसानी हो। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं उनका उपयोग सभी वैज्ञानिक नागरिकों के लिए सदैव उपलब्ध होना चाहिए। स्वास्थ्य हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी स्तर के नागरिक इसको उपयोग कर सकें। यदि स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होंगी तो इसका लाभ निरंतर व्यक्ति नहीं ले पाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं सबकी पहुंच में तथा ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी स्तर या व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत केवल बीमारी का इलाज नहीं, वरना स्वास्थ्य के रक्षा के लिए टीकाकरण, मातृत्व एवं कल्याण कार्यक्रम, आवश्यक औषधियों की पूर्ति, लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम, स्वच्छता कार्य में स्वच्छ पेयजल की पूर्ति का स्वास्थ्य रक्षा की जा सकती है। आप खुद मान के चलेंगे कि स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं है कि आदमी को जाके स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब हॉस्पिटल नहीं होता है कि हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल आपका स्वास्थ्य सेवाएं होती है। हॉस्पिटल के अलावा आप खुद मान के चलिए जो टीकाकरण होता है, ये क्यों होता है? ताकि रोग आपके शरीर को प्रभावित ना करे। दूसरा होता है मातृ स्वास्थ्य, यानी कि महिलाओं की जो गर्भवती महिला होती हैं उनकी डिलीवरी सही, स्वच्छ और सही से हो सके, वो भी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर आती है। तो ये तीसरा जनक है। अब चौथे जनक की ओर हम बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा हमारा चौथा जनक हमारा जो है वो है बाह्य, ये है अन्य कारक। अब बात कर लेते हैं अन्य कारक। आपने कहा कि अन्य कारक क्या होते हैं? अन्य कारक की बात कर लें तो पहले है ग्रामीण। पहला जो हमारा कारक है वो ग्रामीण विकास है। ग्रामीण विकास, आज़ादी के समय हमारी मूलभूत सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, और उनका सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भर रहा था वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र भर रहा था, क्योंकि उस वक्त भारत की जो कुल जनसंख्या का है वो करीब 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करते थे, जिनके बाद अपना रहने का, खाने का कोई अच्छा जरिया नहीं था। स्वास्थ्य के बारे में तो तब सोच पाते लोग। आपको खुद पता होगा कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास खाने के लिए गेहूँ नहीं था, बाहर से आता था। हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति हुई। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास को समय के साथ साथ प्रगति मिली है,
लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त हमारे पास कोई मूलभूत नहीं था। हम बात करते हैं ग्रामीण विकास की। तो ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामों के लिए सड़क निर्माण, साफ स्वच्छ व जल आपूर्ति हेतु हैंडपंपों की व्यवस्था, जल आपूर्ति करना, निर्धन लोगों के लिए आवास उपलब्ध करना, ग्रामीण रोजगार जैसे मनरेगा कार्यक्रम चलाकर एक निश्चित रोजगार गारंटी उपलब्ध कराना। अब ग्रामीण परिक्षेत्र की मैं आपसे बात कर चुका हूँ। ग्रामीण परिक्षेत्र यानी ग्रामीण विकास अगर होगा तो लोग उतने ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएंगे। अगर उनके पास रोजगार होगा, रहने के लिए घर होगा, खाने का होगा, यानी कि जैसे कि आप नेशनल फूड स्कीम को देख सकते हैं जो फिलहाल अभी फ्री चल रही है, वो अगर होगी तो लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकेंगे। दूसरा कारक जिसके बारे में हम आगे भी बात करते हैं, भोजन व्यवस्था, जो मैं भी आपसे कह रहा हूँ। देखिए, जो स्वास्थ्य निर्धारण है उसमें भोजन तो है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। अब बात करते हैं ग्रामीण निर्धन बच्चों के लिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था करना, यानी कि भोजन की उपलब्धता लोगों के पास होनी चाहिए। तीसरा कारक समाज कल्याण, अब आप बात करते हैं समाज कल्याण की क्या है। समाज के हर वर्ग की उसकी जरूरत के अनुरूप आवश्यक आवास, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, ग्राम विकास, शिक्षा की सुविधा, पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम, रोजगार इत्यादि देकर स्वच्छ जीवन यापन में मदद की जा सकती है। अब आपने बात करी है कि सामाजिक कल्याण मतलब कि अगर आपके के पास रहने का होगा, खाने का होगा, उसके पास बिजली होगी, उसके पास रोजगार होगा, तो वो स्वास्थ्य के जो मानक है, जो निर्धारण है, उनमें अपने आप बढ़िया रहेगा। और बात होगी अन्य कारक। अगर हम चौथे की बात करें तो जो थोड़े से कारक हैं तो वही, पर अन्य कार्यक्रम मतलब जैसे अन्य कार्यक्रम का मतलब आप समझिए बहुत सिंपल है। अन्य कार्यक्रम का मतलब है जैसे कि लोगों को रोजगार अगर मिल जाएगा तो वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएंगे और खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे, और जो है अच्छा खाएंगे तो बीमार कम होंगे। अगर घर होगा तो अगर उनको प्रधानमंत्री आवास से घर मिल जाता है, कच्ची की जगह पक्का घर मिल जाता है, तो उसमें बीमारियां होने का खतरा कम रहेगा। बरसात में वो छत नहीं टूटेगी, उसका खतरा लोगों के पास नहीं रहेगा। तो मानसिक रूप से आदमी अपने आप को स्वस्थ रख पाएगा। तो ये तेरे स्वास्थ्य के कारक जिनके बारे में हमने बात करी। अब एक सापेक्ष में छोटा सा नोट बना लेते हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, सामाजिक फार्मेसी के बारे में हमने आपसे बता दिया। सामाजिक फार्मेसी का मतलब होता है कुछ जो समाज में जो दवाइयाँ बन रही हैं, जो नई जो केमिस्ट्री से नई जो क्या कहते हैं उनको साल्ट बन रहे हैं, हाँ, उनको तैयार करना, जो नीति के अनुसार, निर्धारण के अनुसार, आर्थिक रूप से, कानूनी रूप से और मनुष्य के स्वास्थ्य के निर्धारण के रूप से सुरक्षित हो, उनके लिए हम सामाजिक फार्मेसी को मानते हैं कि सामाजिक फार्मेसी में ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए जो आविष्कार किए जा रहे हैं वो। अब दूसरा आता है स्वास्थ्य के निर्धारण के बारे में। तो निर्धारण के बारे में हमने दो बात करी है। पहला है व्यक्तिगत कारण, दूसरा है वातावरण जनक कारक। पहला है व्यक्तिगत कारण, दूसरा है वातावरण। व्यक्तिगत कारण में क्या है? व्यक्तिगत कारण में मानव का अनुवांशिकता, यानी कि आदमी जेनेटिक रोग होते हैं, अनुवांशिक कारण होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत कारण जो है हमारे यहाँ अनुवांशिक कारण थे और तुम्हारी जीवन शैली थी। यानी कि अगर हम व्यक्तिगत कारक की बात करें तो अनुवांशिक और हमारी जीवन शैली, मतलब कुछ रोग हमें जो अपने जीन से मिलते हैं वो, और कुछ हम अपने आप को जो फिट रखना है, फाइन रखना है, तो उसके लिए अपने आप की जीवन शैली को सुधार करना होगा। दूसरा हमारा था वातावरण जनक कारक, यानी कि वातावरण में जो मतलब आसपास की जो हमारा वातावरण एनवायरनमेंट है उससे हमें जो स्वास्थ्य की होती है, तो उसमें हमारी आर्थिक स्थिति,
आर्थिक स्थिति कारक मतलब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो पहली आर्थिक स्थिति, इसमें पहली थी आर्थिक स्थिति। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हम थोड़ा अच्छा सफर करते हैं। दूसरा हमारा शिक्षा। शिक्षा का रोल क्या है कि अगर शिक्षा आपके पास होगी तो पैसे कम होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को स्वच्छ रखकर रहना सीख सकते हैं। तीसरा था रोजगार। चौथा था राजनीतिक इच्छा शक्ति। और फिर हमारे आते हैं वायुमंडलित कारक। वायुमंडलित कारक की बात करते हैं जो वायुमंडल से हमें बनते हैं। तो उसमें दो थे, एक था बाह्य कारक और एक था आंतरिक कारक। दो थे। बाह्य कारक का मतलब था जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसके बारे में, और आंतरिक कारक का मतलब था हमारे अपने खान पीन के, रहन सहन के, खाने के, पीने के, सोने के तौर तरीके के बारे में। तीसरा हमारा था स्वास्थ्य हो गया, और फिर हमारा था स्वास्थ्य सेवा। तीसरा था स्वास्थ्य सेवा। देखिए, किसी भी समाज को स्वस्थ रहने के लिए गरीब को सबसे बड़ा यही होता है कि उसके लिए स्वास्थ्य की सही उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, उसकी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करें। चौथा जनक था हमारा बाह्य कारक, अन्य कारक, जो मतलब हम कुछ और अन्य कारक की बात कर सकते हैं, जिसमें ग्रामीण विकास। भारत को ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, तो उनके लिए ग्रामीण विकास, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, समाज कल्याण और व्यक्ति कारक। सामाजिक फार्मेसी। और ये क्वेश्चन वो था जो लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन पेपर में आया था डी फार्मा के। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सामाजिक फार्मेसी की परिभाषा, और इसका पूरा पार्ट आया था। इसमें दो बातें पूछी गई थी कि सामाजिक फार्मेसी क्या होती है और स्वास्थ्य के निर्धारण यानी कि कवरण कीजिए डिटर्मिनेशन का। तो दो क्वेश्चन है, इसके पार्ट 2 है। सीधा सामाजिक फार्मेसी की परिभाषा। जैसे आप समझ सकते हैं कि नई नई बीमारियाँ आती हैं, नई नई बीमारियों के अंदर नई नई दवाइयों की खोज होती है। तो नई नई बीमारियों के आने पर नई नई दवाइयों की खोज करना और उन दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करना, उनका वर्णन करना, एक सामाजिक फार्मेसी होती है। तो इसके बारे में पूरी बात हम आपसे करेंगे कि आखिर सामाजिक फार्मेसी है क्या। सामाजिक फार्मेसी का हमने एक चैप्टर लिया है, तो इसका पहला जो हम बात करेंगे कि सामाजिक फार्मेसी उसके बारे में क्या है, सामाजिक फार्मेसी होती क्या है। तो सामाजिक फार्मेसी क्या होती है? सामाजिक फार्मेसी को सामाजिक वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण से दवाओं की भूमिका से संबंधित अनुशासन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह समाज और व्यवहार विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है और उनके स्वास्थ्य मनोविज्ञान शामिल है। सोशल फार्मेसी को उन सभी सामाजिक कारकों से युक्त माना जाता है जो दवा में उपयोग प्रभावित करते हैं, जैसे दवा से संबंधित विश्वास, नियम, नीति, दृष्टिकोण, दवा की जानकारी, नैतिकता, व्यवहार। हालिया कई शोधकर्ताओं द्वारा सामाजिक फार्मेसी की परिभाषा के लिए कई दृष्टिकोण हैं। लेखकों के एक समूह ने सामाजिक फार्मेसी में व्यापक रूप से व्यक्तिगत शब्दों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। दवाओं का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में एकीकृत करके और उनके मूल्यांकन में कानूनी, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, संचार और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को शामिल करने का प्रयास क्रम में दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग में योगदान करने के लिए किया जाता है। अगर आप सिंपल वे में फार्मेसी को समझें तो सामाजिक फार्मेसी के द्वारा हम नई दवाई की खोज, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो कितना मतलब स्वास्थ्य के लिए है, कितना वो एक आर्थिक रूप से लोगों को पहुँच में है, ये सब सामाजिक फार्मेसी के अंदर आता है। यानी सोशल फार्मेसी के अंदर हम इसको देखते हैं। सामाजिक फार्मेसी का अगर आप सीधा करें तो जैसे कि दवा से संबंधित नियम होती है,
बनाने का नियम, उसकी नीति होती है, उसके कानून होते हैं, उस दवा को क्यों और किस दृष्टिकोण से बनाया गया है, वो चीज़ें, उसके उपयोग और उपयोग कितने प्रभावी होंगे, ये सब सामाजिक पारिभाषिक में आते हैं। एक विस्तृत लेख है, एक छोटा सा चैप्टर है, एक छोटी सी बात है। अब हम आते हैं सेकंड चीज पे, स्वास्थ्य के निर्धारकों या डिटरमिनेशन का वर्णन कीजिए। तो जो स्वास्थ्य के निर्धारण होते हैं उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य के निर्धारणों के बारे में विस्तृत बात करेंगे। स्वास्थ्य जो है एक जटिल विषय है, और स्वस्थ रहने का मतलब यही नहीं होता कि आदमी शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट दिखाई दे। स्वास्थ्य के बहुत सारे मानक होते हैं। जैसे कोई आदमी स्वस्थ रूप से अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के जो एक दृष्टिकोण है या जो कारण है, एक कारक नहीं कई कारकों को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारण होते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, एक और ये दो। पहला कारक होता है व्यक्तिगत कारक। ठीक है, व्यक्तिगत कारक। पहला कारक होता है व्यक्तिगत कारक, और दूसरा कारक होता है वातावरण जनक कारक। वातावरण जनक कारक। अब आप अगर एक स्वास्थ्य के जो निर्धारण मानक है, यानी कि जो हम बात करते हैं, उसमें दो व्यक्तिगत यानी कि जो हमारे ऊपर खुद हो रहे हैं, और दूसरा वे है जो प्राकृतिक रूप से हमें प्रभावित करते हैं। इसका विस्तृत एक वर्णन करेंगे, एक बहुत छोटे से चैप्टर और बहुत सरल शब्दों में। व्यक्तिगत कारक जो मैंने आपसे पहले बात करी है कि आदमी का जो स्वास्थ्य होता है वो व्यक्तिगत कारक बहुत हो सकते हैं, जैसे कि सही टाइम पे भोजन नहीं मिलना, आर्थिक रूप से आदमी कमजोर होना, बहुत सारे कारक हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत कारक क्या होते हैं। तो व्यक्तिगत कारक मूल रूप से दो बात पर निर्भर करते हैं। पहला करते हैं हमारे जो व्यक्तिगत कारक है, ये दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं। पहला करते हैं क्या, अनुवांशिक, और दूसरा काम, पहला जो होता है वो अनुवांशिक होता है, यानी कुछ बीमारियां होती है, और कुछ होती है जीवन शैली। हमारी जीवन शैली, यानी कि व्यक्तिगत जो कारक होते हैं उनके अंदर हम दो है, अनुवांशिक और जीवन शैली। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें अपने जेनेटिक रूप से मिलते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूसरा होता है जीवन शैली, यानी कि हमें स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना है, खाने पीने पे कंट्रोल करना है, अपने खाने के अंदर सब न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का संतुलित आहार लेना है, जंक फूड से दूर रहना है, व्यायाम करना है, और एक योगा करना है। ये सब जो है हमारी जीवन शैली है। चलिए अब इनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत बात करते हैं, थोड़ी सी, और इस पर एक विस्तृत बात करते हैं और इसको एक विस्तृत रूप से होते हैं। तो पहला हमारा है अनुवांशिक कारक। पहला है हमारा अनुवांशिक कारक, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे अनुवांशिक कारण क्या है। पहला अनुवांशिक कारण है जो मैंने आपसे पहले बताया है कि हमारे शरीर में हमारे पूर्वजों के गुणसूत्र जीव पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गुणसूत्रों के अनुरूप हमारा विकास होता है। इन्हीं गुणसूत्रों के कुछ बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विस्तारित होती है, जैसे डायबिटीज, रक्तस्राव, मदबुद्धि, वर्ण अधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, चायपथी यानी माइट्रोबोजी बोलिसिक डिसऑर्डर इत्यादि बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थगित होती रहती है। मतलब आप एक सिंपल वे में समझे तो अनुवांशिक कुछ गुण होते हैं या कुछ रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए मधुमेह है, तो मधुमेह में क्या होता है कि अगर आपके दादाजी और नाना जी में से किसी को या दोनों को मधुमेह है, यानी कि शुगर है, तो या डायबिटीज़ है जो अपनी भाषा में समझ सके, तो आप में 90% चांस है कि वो रोग आप तक पहुंचेगा जरूर, क्योंकि ये अनुवांशिक हो जाते हैं। रतौंधी जो रोग होता है जिसे हम
ब्लाइंडनेस कहते हैं, मतलब रात के समय में लोगों को दिखना बंद हो जाता है, वो आनुवांशिक ही होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की आंखें अलग अलग कलर की होती हैं, उनके कुछ आंखों में अलग, आपको कुछ नीले कलर की है, तो वो आनुवांशिक ही होते हैं। उनको आप मतलब उनको हमारे अंदर या ये अंदर आना नहीं हो सकते, ये आनुवांशिक ही होते हैं जो आनुवांशिक रूप से आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं जीवन शैली की, कि हमारी जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। आइए जीवन शैली के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि इसके कुछ पॉइंट आएंगे, उन पॉइंटों पर भी हम उसी बात पर बात करेंगे। जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली अत्यंत अध्यस्त हो चुकी है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारा जीवन आरामदेह हो गया तथा अपनी मर्जियों से खान पीन का रहन सहन तथा आधुनिकरण के जीवन में असव्यत रहता है। हमारी जीवन शैली हमें तमाम बीमारियों का सौगात दे जाती है। एक दूसरे की देख रेख तमाम आदतों से हम सीख लेते हैं जो अंत हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकर होती है। भोजन की आदत, तंबाकू सेवन, मदिपान, मादक, मतलब आप ये मान के चलिए कि जो है कुछ जीवन शैली हम दूसरों को देखकर अपना लेते हैं। जैसे कोई शराब पी रहा है तो हम शराब पीना, तंबाकू यानी सिगरेट बीड़ी पी रहा है तो उसको अपना लेते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य पर, जो सेवन पे, हमारे वातावरण पर, हमारे दोस्तों के, रिश्तेदारों की सीख लेकर हम ये काम करना शुरू कर देते हैं, जो आसपास हमारी चीज़ें, ये जो है हमारे स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव सिद्ध करते हैं। जीवन शैली में खान पान, शारीरिक देखभाल, शरीर की साफ सफाई, उठने बैठने, खड़े होने तथा चलने फिरने की आदतों के अनुरूप हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छी आदतें बनती हैं तो हम स्वस्थ जीवन जीते हैं, परंतु यदि खराब आदतें बनती हैं तो हम अपने जीवन में बीमारियों को न्योता देते हैं। अब आप ये मान के चलिए कि एक अच्छी आदतें यानी कि एक गुड जो हेल्थ है, अगर आप उसको बना के रखना चाहते हैं, एक जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, तो आप मदिरा यानी कि शराब, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट और बाहर का जो खान पीन होता है, जो आलस्य होता है, उसको त्याग के रखेंगे तो ये जो जीवन शैली हम अपनाते हैं, यानी कि हम एक्टिव हैं, नॉन एक्टिव हैं, हमारी हेल्थ कैसी है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। अब बात करते हैं दूसरी की, वातावरण जनक कारक। देखिए अभी हम बात कर रहे थे किनकी, अभी हम बात कर रहे थे अनुवांशिक व्यक्तिगत कारक की, यानी कि हमारे जो दो रूप थे हमने पहले बता दिया, अनुवांशिक और जीवन का रहन सहन, यानी कि हमारी जीवन शैली। अब बात आती है वातावरण की। देखिए हमारे स्वास्थ्य के अंदर जितना हम अपना देखभाल करते हैं उतना ही रोल वातावरण का होता है। प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु, आर पार का जो गंदगी होती है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो चलिए बात करते हैं आर्थिक, और सबसे पहला जो हम पहली बात करते हैं वातावरण जनक कारक। वातावरण जनक कारक में हम पहली बात करते हैं हमारे आर्थिक सामाजिक कारक का। आर्थिक सामाजिक कारक, पहले हम बात करेंगे आर्थिक सामाजिक कारक। जो पहला पॉइंट होता है हमारे स्वास्थ्य पर हमारी आर्थिक स्थिति, आर्थिक सामाजिक स्थिति, स्तर का प्रभाव पड़ता है। विकसित समाज पर जहाँ आर्थिक स्थिति ठीक होती है तथा समाज उन्नत होता है, वहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती है, परंतु न्यून आर्थिक सामाजिक स्तर वाले समाज में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। इस कारण निम्न उपचारों को विभाजित किया जा सकता है, मतलब इनको निम्न कारणों से हम देख सकते हैं। तो अगर आर्थिक स्थिति की बात करें, तो अगर हम आर्थिक जनक कारक की बात करेंगे, तो अगर हम पहला पॉइंट लें, पॉइंट ए लें, तो पहला हमारा पॉइंट बैठता है आर्थिक स्थिति, यानी कि हमारी जो इनकम है, जो हमारी स्थिति है, हमारी आर्थिक यानी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति। पहला पॉइंट बैठता है आर्थिक स्थिति। देखिए समाज में सही टाइम पे खाना, समाज में सही टाइम पे शिक्षा, सही टाइम पे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी स्थिति जो होती है ना, हमारे आर्थिक स्थिति होती है। आर्थिक, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो अपने स्वास्थ्य को आप उतना ही भरपूर टाइम दे पाएंगे।
तो इसके बारे में एक विस्तृत लेख है, छोटा सा पढ़ देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। किसी भी देश में समाज की आर्थिक स्थिति का आकलन प्रति व्यक्ति आय के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जिस समाज में अच्छी आर्थिक स्थिति होती है वहाँ मृत्यु दर कम होती है, जहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती वहाँ मृत्यु दर ज़्यादा होती है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोगों में अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को देखने में समाधान करने की स्थिति नहीं होती है। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले क्रय शक्ति ठीक होती है, जिनके जीवन स्तर पर रहन सहन उन्नत होना, फलत बीमारी कम होना। हम आजकल विपरीत स्थिति भी उत्पन्न होती देख रहे हैं। आर्थिक लोगों में मोटापा, डायबिटीज और हार्ट की आदि बीमारी आजकल बढ़ गई। मुख्य कारक शारीरिक श्रम की कमी है, पैदल न चलना, सहदेव आराम करना, ऊर्जा सुख। मतलब हम बात करते हैं अगर आर्थिक स्थिति की, तो कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद लोगों ने अपने आप को आलस्य में घेर लिया है। यानी कि मान के चलिए कि उन्होंने अपना जो हमारी जो फिजिकल वर्क है उसको उन्होंने बहुत कम कर दिया है। तो उनके अंदर जो है मोटापे की, डायबिटीज़ की और एक दो बीमारियां और ऐसी हैं जो आपको उन पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ये आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाले लोगों के अंदर की बीमारियां मिल जाएंगी। इन युक्त चलना, सहदेव आराम रहना, उच्च ऊर्जा युक्त भोजन इत्यादि के समय फास्ट फूड से बढ़ते चलन में हमारी जीवनशैली बदलती है, जिस कारण इस प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। बहुत सी बीमारी हमारे व्यक्तिगत साफ सफाई ठीक न होने से उत्पन्न होती है, जैसे दांतों की को ठीक से साफ न होना, न करना, दांतों में पारिया का प्रकोप, दांतों में समय क्षय होना, ठीक से स्नान न करने से त्वचा संबंधी बीमारी, कपड़ों का साफ न करना, नाखूनों को न काटना, शौच के बाद हाथ ठीक से साफ न करने से कई बीमारी हो सकती है तथा भोजन को ठीक ढंग करने से दूषित हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें नित्य दिनचर्या बननी चाहिए, अतः प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्राण प्रभात, व्यायाम, योग इत्यादि के पश्चात स्नान, ध्यान करना चाहिए। अल्कोहल आदि मदार्थ पदार्थ सेवन से बचना चाहिए। अपने जीवन का आनंद लेता है तथा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व धार्मिक स्वास्थ्य बनाए समाज में प्रतिष्ठा पाता है। यह रुग्ण व्यक्ति को उसका भाव होता है, यानी रोग वाले व्यक्ति में इसका भाव होता है। हमारे व्यक्तित्व का विकास हमारी आदतों का ही प्रतिपादन है। मतलब हम बात करते हैं, मतलब आर्थिक स्थिति के बारे में हमने छोटे से लेवल पे बात कर ली कि आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है तो भी आदमी में क्या, अगर आलस है, वो व्यायाम नहीं कर रहा, वो घूमना फिर रहा है, फास्ट फूड का सेवन कर रहा है, तो भी उसका स्वास्थ्य प्रभावित है। और अगर आर्थिक स्थिति कम है तो हम अपने स्वास्थ्य की जो ज़रूरत है उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए भी हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है। दूसरा कारक है, यानी बी पॉइंट है हमारा, शिक्षा। अब बात करते हैं शिक्षा का। शिक्षा का प्रभाव भी स्वास्थ्य पर पड़ता है। महिलाओं की शिक्षा से यह असर और बढ़ जाता है। शिक्षित परिवार के लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं। यानी कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहेंगे। सचेत मतलब आप अपने खाने पीने को ढक के रखेंगे, बीमार होने पर क्या आपको चीज़ों से बचना है, उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। जानकारी का, सूचनाओं का भरपूर लाभ लेकर स्वस्थ रहते हैं हम। जब हमारे देश में शिक्षा का स्तर कम था तब मृत्यु दर अधिक थी। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ मृत्यु दर व जन्म दर की गिरावट आई। अतः शिक्षा में भी स्वास्थ्य का असर पड़ता है। गरीबी व शिक्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्र में आज बहुत सारी समस्या है जिनके कारण लोग जूझ रहे हैं। वहीं शिक्षित लोग स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेकर स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। पहला शिक्षा का यह है कि अगर आपको शिक्षा आपके पास होगी तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने आपके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, कौन सी दवाई को कहाँ पर कैसे यूज करना है, कितने टाइम लेना है और क्या है। ये आपकी शिक्षा का, स्वास्थ्य के मानक पर शिक्षा का प्रभाव है। तीसरा पॉइंट है, यानी सी पॉइंट की बात करें, रोजगार।